अब हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का महत्व। दरअसल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो यह सिर्फ किसी एक देश की बात नहीं है, बल्कि पूरे मानव समुदाय की बात हो जाती है। विश्व भर के क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जैसी बात होती है। विकेंद्रीकरण को विकास के लिए आज एक अनिवार्य घटक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसका मूलभूत उद्देश्य ही होता है कि जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, जो निर्धन नहीं है रह गए हैं, वे कैसे सशक्त बने। उनकी मुख्य धारा में भागीदारी अभी भी नहीं हो पा रही है। उनके उत्थान के करने के उद्देश्य से ही विकेंद्रीकरण की भावना अमल में आती है और अनेक प्रकार की संस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता होती है, जिसे अमल में लाया जाता है। हम देखते हैं कि निम्न स्तर पर ऐसी संस्थाएं, ऐसी प्रशासनिक संस्था बनाने के लिए कार्य करने की आशा की जाती है, और इसलिए कि निर्धन वर्ग जो है उसकी मूलभूत बुनियादी आवश्यकता पूरा की जा सके। और विकेंद्रीकरण इस तरह एक शासन तंत्र की एक प्रमुख प्रणाली के रूप में प्रक्रिया बनती है। इसके माध्यम से लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में प्रतिनिधियात्मक बनती है, और कहें तो इससे अधिक लोकतंत्र संवेदनशील बनता है, क्योंकि आम जनता, समस्त जनता की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, उनकी सहभागिता को ध्यान में रखा जाता है। और वस्तुतः लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का बहुत अधिक महत्व है। इसी संदर्भ में एक विद्वान हुए जी शब्बीर चीमा और डेनिस ए रोंडियली, उन्होंने उनकी एक पुस्तक है दी सेंट्रलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने विकेंद्रीकरण के कई एक लाभों का जिक्र किया है। वे कहते हैं कि विभिन्न इस विकेंद्रीकरण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समूहों की आवश्यकता पूर्ति होती है, और आवश्यकता इस संदर्भ में कि वे अपनी अनुकूल योजना का निर्माण कर पाते हैं, और नौकरशाही में जो लाल फीताशाही चलती है यह कम हो जाती है, इस पर निर्भर नहीं रहते हैं। स्थानीय अधिकारी और स्थानीय जनता के बीच निकट का संबंध बढ़ता है। इसके अभाव में अधिकारी के साथ स्थानीय लोगों का संपर्क नहीं हो पाता है। और विकेंद्रीकरण के माध्यम से ऐसा भी होता है कि तमाम विकास राष्ट्रीय राजधानी में ही नहीं सिमट करा जाते हैं। कोई अच्छी राष्ट्रीय नीतियां बनाने की बात होती है तो वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक में ही सीमित होकर के नहीं रह जाती है, बल्कि अच्छे अच्छे निर्णय स्थानीय स्तर पर भी लिए जाते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी लिए जाते हैं, और इसका विकास करके पब्लिक को लाभ पहुंचाया जाता है। विकास संबंधी निर्णय निर्माण में कई तरह की बातें होती है। राजनीतिक, धार्मिक, मानवतावादी, जनजातीय समूह का सबों कहने का मतलब कि सबों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, और इसके माध्यम से जो संसाधन होते हैं उसका भी एक समान आवंटन होता है। स्थानीय संस्थाओं की क्षमता और उनकी प्रबंधन, उनकी दक्षता का विकास स्थानीय विकेंद्रीकरण के माध्यम से होगा। शीर्ष प्रबंधन को सामान्य कार्यों से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि सारा काम शीर्ष प्रबंधन को ही करना पड़ता है, बल्कि इसके लिए कार्य का विकेंद्रीकरण हो जाता है, और बेहतर समन्वय की बात होती है, समन्वयकारी भावना की बात होती है, और समस्त नागरिकों की भागीदारी भी संगठित होती है, और कहीं न कहीं सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ता है। इसके माध्यम से ज्ञान बढ़ता है और विशिष्ट लोगों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। नहीं, इसके अभाव में कुछ समाज के जो विशिष्ट प्रभुत्वशाली लोग होते हैं उनका प्रभाव अधिक रहता है, लेकिन विकेंद्रीकरण के बाद वो विशिष्ट सामंती लोग प्रभावित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब हर लोग को चुनाव में भाग न केवल वोट देने का अधिकार होता है, बल्कि भाग लेने का अधिकार, उम्मीदवार बनने का अधिकार, उसके लिए स्थान आरक्षित कर दिया जाता है। और कहीं न कहीं स्थानीय विकेंद्रीकरण के माध्यम से अधिक लचीला प्रशासन उत्पन्न होता है, नवाचार होता है, रचनात्मकता में वृद्धि होती है, और स्थानीय लोग केंद्रीय अभिकरणों की तुलना में अपने स्तर से जब अपने अच्छे अनुकूल योजना का कार्यान्वयन करते हैं, न केवल निर्णय निर्माण करते हैं बल्कि कार्यान्वयन करते हैं और पर्यवेक्षण भी करते हैं, इसके साथ साथ वे विश्लेषण भी कर सकते हैं। और वही हम जहाँ से साथ ही साथ यह भी देखते हैं कि निर्णय निर्माण में स्थानीय लोगों की बढ़ती भागीदारी होती है, इससे राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित होने की संभावना अधिक होती है। और सबसे बड़ी बात कि कम लागत में सार्वजनिक चल संपत्तियों की संख्या में भी वृद्धि होने की संभावना होती है। समाज के विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का फ्रेमवर्क देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस विकेंद्रीकरण के फ्रेमवर्क में जो ढांचा होता है उसमें लोगों को अपने विचार को स्पष्ट रूप से समझाने की आज़ादी होती है, उसे एक स्टेज मिलता है, मंच मिलता है, और सेवा प्रदान करने वाले जो संस्था अब तक रहे हैं, जिससे जो उनके दूर थे वे अब उनके निकट तक पहुँचते हैं, और स्वशासन संस्थाएं जो अनिवार्य रूप से कहीं न कहीं स्थानीय संस्थाओं को जो शक्तिशाली बनाने की कल्पना की गई थी वह होता है। हम यह भी देखते हैं कि विकेंद्रीकरण अधिकारों के विभाजन की बात हो जाती है, क्योंकि सभी अधिकार केंद्र में
रहते हैं, लेकिन वहीं अब वहाँ पर विकेंद्रीकरण में होता है कि अधिकार का विभाजन हो जाता है, अधिकार का हस्तांतरण होता है। और इस अधिकार के अब केंद्र के माध्यम से जो जो अधिकार राज्य को था वह स्थानीय स्वशासन को चला गया, मान लीजिए जो केंद्र का था वह राज्य को दे दिया। तो एक तरह से कहें तो अधिकार का विभाजन होता है, वह हस्तांतरण हो जाता है किसको? तो स्थानीय लोगों को, यहाँ पर पंचायती राज के माध्यम से। और यह स्थानीय लोग इसके माध्यम से शक्तिशाली बन जाते हैं। विकेंद्रीकृत शासन आत्म सहायता समूह जैसे हो जाते हैं। यहाँ पर उसमें स्थानीय स्तर पर जो सुविधा चाहिए, जो उसके तो उसके वो उस संदर्भ में ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा प्रयास करते हैं उसको दूर करने के लिए। साथ-साथ अपनी परंपराओं को संरक्षित करने में कामयाब होते हैं। केंद्रीकृत शासन के माध्यम से प्रतिनिधि लोकतंत्र तथा भागीदारी लोकतंत्र दोनों ही संभव हो जाते हैं। वहीं विकेंद्रीकृत शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता हम यह भी देखते हैं कि जो भी नीति का निर्माण करता है वह विकेंद्रीकृत नीति निर्माण की ओर ले जाती है। मूल कारण यही है, वह अपनी स्थानीयता के वरीयता अनुसार काम करते हैं। वहीं एक बात और देखने वाली बात होती है कि विकेंद्रीकृत शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता पारस्परिक नीति निर्माण है, जो विकेंद्रित नीति निर्माण की ओर ली जाती है। पारस्परिक नीति निर्माण क्या होता है? पारस्परिक नीति वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें सिर्फ सरकारी ही बात नहीं रह जाती है, बल्कि सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी क्षेत्र, जैसे निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, कोई समुदाय, कोई आधारभूत संगठन, दबाव समूह, तो हर कोई को निर्णय निर्माण में भागीदारी होने का अवसर मिलता है। और ऐसा होता है तो हर कोई किसी न किसी मुद्दे पर अपना प्रभाव स्थापित करता है और जो बेहतर विकल्प होना चाहिए उसके विकल्प का सुझाव प्रदान करता है। हम कह सकते हैं कि विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था विकास के लिए एक वैकल्पिक रास्ता है, एक वैकल्पिक कार्यनीति है। और इसमें विकेंद्रित शासन व्यवस्था में भी जनता केंद्रित भागीदारी होती है और विशेष करके मुख्य उद्देश्य है कि जो निचले वर्ग है उनका उत्थान हो जाता है, उनके उत्थान करके विकास करने वाला एक विकास तंत्र के रूप में यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हमें दिखता है। विकेंद्रीकृत शासन तो कहीं न कहीं जनता के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जनता की सहभागिता बढ़ती है, उसे अपने अधिकार का बोध होता है और सरकार के कार्यों को जो नीति नियम बनाए गए हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह भली-भांति वे समझ सकते हैं, वे स्वतंत्र रूप से उस पर चिंतन कर सकते हैं और जो लोगों को अधिकार है वह उसी के आधार पर यहाँ पर इस संकल्पना की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका लाभ हम इस रूप में देख सकते हैं, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा की जाती है और इसके लिए प्रभावशाली तरीका जो है वह उसे अपनाने की स्वतंत्रता होती है। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर एक जैसे हालात नहीं होते हैं, बल्कि हर कोई अपने-अपने अनुकूल तंत्र सबों को प्रदान किया जाता है और वो अपने अनुसार काम करते हैं। विकेंद्रीकृत शासन निर्धन वर्ग को राजनीति में शामिल होने के लिए कहीं न कहीं समर्थ बनाता है, जिसे कि पहले अधिकार नहीं था, जिसके मुँह में बोली नहीं था, वो भी अब राजनीति में जा सकता है, ज़ाहिर है नीति का निर्माण कर सकता है, नीति का क्रियान्वयन करेगा। और इस विकेंद्रीकरण के माध्यम से ये फ़ायदा होती है। निर्धनता रोधक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम आवश्यक है, इसके मूलभूत बातों को पकड़ा जाता है, उसको ध्यान में रखा जाता है, उस पे मंथन करके गरीबी कैसे दूर होगा, इसके लिए सफलतापूर्वक निर्णय लिए जा सकते हैं। और हम लोग जिस तीसरी दुनिया में रहते हैं, विकसित देश तो है नहीं, यहाँ पर विकेंद्रीकृत शासन का और अधिक प्रासंगिकता बढ़ जाती है और अधिक महत्व बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए कि कोई भी पब्लिक से देश है तो वहाँ उसका विकास का लक्ष्य तो जो है निर्धन व्यक्ति होता है कि जो अंतिम व्यक्ति होता है गांधी जी के अनुसार उसका भी विकास करना है, उसका भी उन्नति करना है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि विश्व बैंक की रिपोर्ट जो आती है उसमें 75 विकासशील देशों में से 50 लाख की जनसंख्या के साथ 12 देशों ने विभिन्न मात्रा में वित्तीय और राजनीतिक अधिकारों के साथ किसी न किसी रूप में विकेंद्रीकरण की नीति को लागू किया है। और हम देखते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई है। भारत के साथ साथ फिलीपींस में भी देखते हैं अपनी नीति, होंडुरास, बोलीविया, नामीबिया, युगांडा, तंजानिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया जैसे कई देशों में स्थानीय स्तर पर भागीदारी की बात कही जाती है और कानूनी संरचना को इस तरह बनाया जाता है कि स्थानीय स्तर पर संस्थात्मक तंत्र प्रणाली क्रियान्वित हो सके। और हम देखते हैं कि भारत में तो विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को इतना अधिक मजबूत बनाया गया कि देश में संविधान संशोधन करके
आप देखते हैं कि 73वां और 74वां संशोधन किए गए और 73वां संशोधन के माध्यम से पंचायत को और 74वां संशोधन के माध्यम से स्थानीय शहरी संस्थाओं को एक तरह से संवैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई। और इन संवैधानिक संशोधनों में शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानीय स्वशासन सरकार को हस्तांतरित किए जाने वाले कार्यों को की एक बड़ी सूची प्रदान की गई है। और ये संशोधन 29 विषय आप देखते हैं कि स्वशासन सरकार को दे दी गई है। इस पर आप अपने अनुकूल सुविधा अनुसार नियम बनाइए, टैक्स लगाइए, कार्य कीजिए, स्थानीय स्तर पे लोगों का उन्नत बनाने के लिए आप कार्य कीजिए। और हम ये देखते हैं कि ये संशोधन आप देखते हैं कि ग्राम सभा, वार्ड समिति के माध्यम से लोगों की भागीदारी आज बढ़ती जा रही है, उसके लिए स्थान आरक्षित किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय स्तर पर शासन का जब क्रियान्वयन होगा, जब कानून का निर्माण होता है, तो लोगों में यह लगता है यह देश हमारा है, शासन व्यवस्था हमारा है और इसके अब हम अपनी अच्छी उन्नति, अपने समाज की उन्नति, अपने परिवार की उन्नति अधिक अच्छा ढंग से कर सकते हैं।